New York prosecutors have indicted Indian billionaire Gautam Adani on bribery charges. Along with the US bribery charge indictment order, the court documents of an arrest warrant against Gautam Adani were unsealed to disclose them to the international law enforcement officials. गौतम अडानी बस 2 दिनों पहले तक दुनिया के 8वें अमीर हुआ करते थे। दुनिया के अमीर लोगों की लिस्ट में 15वें नंबर पर पहुंच गए। अडानी जी को एकदम अरेस्ट किया जाए। गौतम अडानी का सपना था कि वो एक ऐसा बिजनेस बिल्ड करे जो कि सिर्फ प्रॉफिटेबल ही ना हो बल्कि इंडिया के फ्यूचर के एनर्जी नीड्स को भी पूरा कर रहा हो। इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स में डोमिनेंस के बाद उन्होंने सीधे रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में एंट्री लिया और 2015 में उन्होंने अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की शुरुआत किया। उस टाइम पे इंडिया ग्रीन एनर्जी सेक्टर में जस्ट एंट्री ही ले रहा था, बट अडानी ने काफी एग्रेसिव प्ले किया और उन्होंने तुरंत डोमिनेंस बनाया। साल 2020 तक अडानी ने करीब 4 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी अपने साथ इंस्टॉल कर ली थी और 2030 तक उनका टारगेट है कि वो 40 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी तक वो हासिल कर लें। अडानी ग्रीन एनर्जी के एग्रेसिव प्लान्स ने उनको क्विकली इंडिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी बना दिया। इसका मतलब था कि वो इंडिया के लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूसर बनके दुनिया के टॉप प्लेयर्स के साथ कम्पीट करने वाले हैं। लेकिन ये सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये 2 लाख करोड़ का एक इन्वेस्टमेंट प्लान था जो कि सोलर और विंड एनर्जी प्लांट के जरिए इंप्लीमेंट भी किया जा रहा था। अडानी का एक और बोल्ड स्टेप था लार्ज स्केल रिन्यूएबल एनर्जी पार्क डेवलप करना। जैसे गुजरात के खाड़वा में दुनिया का लार्जेस्ट सोलर पार्क जो कि अकेले करीब 30,000 मेगावाट कैपेसिटी का सोलर पार्क था, अडानी ने वो भी डेवलप किया। अडानी ने अपने रिन्यूएबल एनर्जी प्लान को ग्लोबल ले जाने के लिए कई इंपॉर्टेंट स्टेप भी लिए, जिसमें से एक डॉलर डिनोमिनेटेड ग्रीन बॉन्ड इशू करना था, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट जितने होते हैं उनको फंड करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। ग्रीन बॉन्ड का मेजरली यूज इन्वायरमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए होता है और अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने अक्टूबर 2019 में $362 मिलियन का एक यूएस ग्रीन बॉन्ड इशू किया, जो करीब 2039 में मैच्योर होगा। इसका पूरा उद्देश्य अपने रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट को फंड करने से था और 2024 में अडानी ग्रीन ने अपने सब्सिडीज के माध्यम से फिर से बॉन्ड्स इशू करने की योजना बनाई, जिसमें 4 सब्सिडीज के द्वारा करीब $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट तक जोड़ने की योजना थी। इस ग्रीन बॉन्ड को यूएस के इन्वेस्टर्स ने लार्ज स्केल पर सब्सक्राइब किया क्योंकि अडानी ग्रीन एनर्जी को एक फ्यूचर की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी में से एक देखा जा रहा था। अडानी का प्लान सिंपल था कि लो कॉस्ट फाइनेंसिंग यूज करके अपने रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को स्केल करना और उसको एफिशिएंसी के साथ बढ़ाना, और उन्होंने ये प्रूव भी किया। 2021 में उन्होंने करीब $750 मिलियन का ग्रीन बॉन्ड इशू किया, जो कि एशिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बन गया और इस सक्सेस के बाद उन्हें करीब $3 बिलियन का रिवॉल्विंग क्रेडिट भी मिल गया बैंकों के द्वारा। अडानी ग्रीन का विजन उन्होंने सिर्फ प्रॉमिसेस तक लिमिटेड नहीं रखा। 2022 में अडानी ने डिक्लेयर कर दिया कि 2030 तक दुनिया की सबसे बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी बन जाएगी। लेकिन जहां तक उनका ग्रोथ मॉडल उनके स्टार परफॉर्मेंस पे साथ दे रहा था, वहीं फाइनेंसिंग और गवर्नेंस बहुत ही खराब होती जा रही थी और देखते ही देखते ये पूरा प्रोजेक्ट यूएस कोर्ट के अकॉर्डिंग पूरी तरह ब्राइबरी में बदल गया। नवंबर 2024 में यूएस डिपार्टमेंट ने एक केस फाइल किया जिसमें गौतम अडानी, सागर अडानी और उनकी कंपनी के सीनियर एग्जीक्यूटिव पर ब्राइबरी के बड़े केसेस लगाए गए। इस चार्जशीट के अंदर सारी बातें बहुत ही डिटेल में लिखी हुई है। दरअसल सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मतलब सेकी ने करीब 12 गीगावाट एनर्जी की आपूर्ति के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट मार्केट में निकाला। सेकी भारत सरकार की एक रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है जिसका उद्देश्य है कि वो सोलर एनर्जी के इस्तेमाल को देश में बढ़ावा दे। चार्जशीट के मुताबिक दिसंबर 2019 और जुलाई 2020 के बीच अडानी ग्रीन एनर्जी यानी AGEL और एक विदेशी फर्म ने ये कॉन्ट्रैक्ट जीत लिया। उन्हें लेटर ऑफ अवार्ड जारी कर दिया गया। टेंडर की शर्तों के मुताबिक बिजली खरीदने के लिए राज्य बिजली वितरण कंपनियों को खोजने की जिम्मेदारी सेकी की थी। सेकी को एक निश्चित कीमत पर सोलर एनर्जी खरीदने के लिए मजबूर किया गया। टेंडर के तहत बिजली की कीमतें निर्धारित थी जो कि मार्केट में बिकने वाले बिजली से काफी महंगी थी और ये ऊंची कीमत राज्य की बिजली वितरण कंपनियों के लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल नहीं था और डिस्कॉम्स को ये डर था कि अगर उन्हें महंगी बिजली खरीदी तो उन्हें ग्राहकों को काफी महंगा बिजली बेचना पड़ेगा, जिस वजह से उनका मार्केट में डिमांड खत्म हो सकता है। राज्य स्तर की बिजली वितरण कंपनियां इस ऊंची कीमत पर बिजली खरीदने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी और अंत तक सेकी को कोई एक मजबूत खरीदार नहीं मिला। और दूसरी तरफ अडानी ग्रीन एनर्जी और उनके साथ ही कई बड़े इन्वेस्टर्स ने इसमें काफी हैवी पैसे लगा रखे थे। लेकिन डिस्कॉम्स के इच्छा और सेकी के समस्याओं से ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से बैठने लगा था। और यहाँ पे आते हैं गौतम अडानी। जब प्रोजेक्ट में दिक्कतें बढ़ने लगी तो अडानी ग्रुप के उच्च अधिकारियों पर आरोप है कि उन्होंने डिस्कॉम्स को बिजली खरीदने के लिए रिश्वत देने की योजना बनाई। 2020-2021 के बीच अडानी ग्रुप ने कथित तौर पर आंध्र प्रदेश और अन्य राज्यों के डिस्कॉम्स अधिकारियों को
इनक्रिप्टेड मैसेज के जरिए बातचीत भी किया। और ये रिश्वतखोरी और गुप्त बातचीत भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के भरोसे पे पूरी तरीके से संकट बनाती है। और इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए गौतम अदानी ने खुद अधिकारियों से मीटिंग किया। ये मुलाकात साल 2021 में 7 अगस्त, 12 अगस्त और 20 नवंबर के आसपास हुई थी। चार्जशीट के मुताबिक रिश्वत के बारे में बात करते वक्त अन्य आरोपी और गौतम अदानी के नाम के साथ कोडवर्ड इस्तेमाल किया गया था। जैसे गौतम अदानी का कोडवर्ड था सैग, मिस्टर ए, न्यूमरो उनो और इसके साथ ही बिग मैन, इस तरीके के नाम रखे गए थे। चार्जशीट के मुताबिक आरोपियों ने भारतीय सरकारी कंपनियों को करीब $250 मिलियन यानी करीब 2029 करोड़ रुपए रिश्वत की पेशकश भी किया या आगे देने का वादा भी किया। इसमें 1750 करोड़ आंध्र प्रदेश के बिजली कंपनी के अधिकारी को देने की पेशकश भी की गई ताकि 7 गीगावाट बिजली बेची जा सके। अधिकारियों को रिश्वत देने के बाद वादे जुलाई 2021-20 में ओडिशा, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश की कंपनियों के साथ भी ऐसा ही करने की कोशिश की गई। चार्जशीट के मुताबिक गौतम अदानी के भतीजे सागर अदानी ने अपने फोन में ब्राइब नोट्स भी बनाया था। इसमें रिश्वत की राशि और बेचे जाने वाली सोलर एनर्जी की मात्रा के साथ ही किस राज्य में कितनी रिश्वत दी जा रही है, ये सब उसमें डिटेल्स लिखी गई थी। इसके साथ ही रिश्वत किसको कहां किस तरह देनी है, इन सब के लिए एक पीपीटी भी बनाई गई थी। और 17 मार्च 2022 को अमेरिका की सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन यानी कि SEC ने इससे रिलेटेड पूरी शिकायतें और डिटेल्स मांगी, जिसके बाद गौतम अदानी की पूरी टीम बहुत ही अलर्ट हो जाती है। और इसके बाद इस चार्जशीट में लिखा है कि किस किस तरीके से अदानी ग्रुप के लोगों ने अपने आप को इसमें से बचाने की भी कोशिश किया। मैसेज डिलीट किए गए, दस्तावेज छुपाए गए, पीपीटी छुपाई गई। कोर्ट में दाखिल दस्तावेज के मुताबिक 2020 से 2024 के बीच में गौतम अदानी, सागर अदानी ने घूस देने की प्लानिंग में डॉलर जुटाने की भी कोशिश किया था। इसमें अमेरिकी इन्वेस्टर्स और इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी डॉलर कर्ज में लिया गया। 17 मार्च 2023 को अमेरिका की FBI ने सर्च वारंट भी जारी किया और इसके बाद गौतम अदानी के भतीजे की जांच भी हुई। उसमें सागर अदानी से पूछताछ किया गया और उसके बाद उनके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को भी FBI ने अपने कब्जे में ले लिया। साथ ही अमेरिकी चार्जशीट में यह भी लिखा गया कि गौतम अदानी और उनकी कंपनी ने NSE और BSE दोनों से झूठ भी बोला। ये एलिगेशन अदानी ग्रुप तक सीमित नहीं है, इसका असर पूरे अदानी ग्रुप पे आज पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अदानी ग्रुप का रैपिड एक्सपेंशन मॉडल हेविली डेट फाइनेंसिंग पे बेस्ड है और अदानी ग्रुप एनर्जी लिमिटेड इसमें क्रिटिकल रोल प्ले करता है। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में उनका विजन है कि वो 2030 तक करीब 40 गीगावाट एनर्जी कैपेसिटी तक पहुंच जाएं। इस गोल को पूरा करने के लिए उन्होंने काफी एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट प्लानिंग की हुई थी, जैसे कि 2 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के लिए करीब 75% डेट फाइनेंसिंग किया गया था और करीब 25% इक्विटी रेज किया गया था। ये इन्वेस्टमेंट काफी बड़े सोलर और विंड प्रोजेक्ट में जाने वाले थे, जैसे गुजरात के खावड़ा सोलर पार्क और राजस्थान के विंड सोलर पार्क में। अब तक अदानी ग्रुप एनर्जी ने अपने ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स के लिए काफी सारे लोन लिए हुए हैं और इसी समय कंपनी की कुछ लोन रिपेमेंट टाइमलाइंस भी हैं। इसको मेजरली कंपनी अपने रीफाइनेंसिंग के थ्रू ही आगे मैनेज करेगी। रीफाइनेंसिंग का मतलब होता है सेम एग्जिस्टिंग लोन को नए टर्म्स और नए इंटरेस्ट रेट पे फिर से आगे बढ़ा दिया जाएगा। साथ ही फाइनेंशियल ईयर 25-26 में भी कंपनी को 4,804 करोड़ का रिपेमेंट करना है, जिसका भी मेजर पोर्शन कंपनी रीफाइनेंसिंग के ही थ्रू करेगी। अब इन एलिगेशंस के बाद कंपनी को रीफाइनेंसिंग में प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि मूडी और फिच जैसी रेटिंग एजेंसीज ने अदानी ग्रीन एनर्जी के क्रेडिट आउटलुक को निगेटिवली इंपैक्ट किया है, जिसमें मूडी ने डायरेक्टली मेंशन भी किया है कि ब्राइबरी एलिगेशन ग्रुप की रीफाइनेंसिंग एबिलिटी को आने वाले समय में कम कर देता है और लोअर क्रेडिट रेटिंग का मतलब है कि कंपनी को अब इंटरेस्ट रेट थोड़े ज्यादा देने पड़ेंगे। ब्राइबरी और फ्रॉड एलिगेशन की वजह से ग्लोबल बैंक्स और फॉरेन इन्वेस्टर्स अब अपने रिस्क को अवॉइड करेंगे, जिस वजह से अब अदानी ग्रुप इंडियन कंपनीज और इंडियन बैंक्स की तरफ ज्यादा फाइनेंसेस की तरफ जाएंगे। अदानी ग्रुप के लिए अगले कुछ साल थोड़े क्रिटिकल होंगे और रीफाइनेंसिंग और फंड रेजिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि कंपनी के ऊपर एक डायरेक्ट इंपैक्ट हुआ है उनकी रेपुटेशन पे फॉरेन मार्केट्स में। और अगर हम पूरे अदानी ग्रुप को देखते हैं तो ये पिक्चर और ज्यादा अलार्मिंग हो जाती है, क्योंकि पूरे अदानी ग्रुप के ऊपर अभी 2.41 लाख करोड़ का डेट है, जो कि अलग अलग कैटेगरीज में है। जैसे कि 29% कंपनी ने इंटरनेशनल बॉन्ड से लोन लिया हुआ है, जिसमें उनका रिपेमेंट डॉलर्स में होता है, और अगर ग्लोबल कॉन्फिडेंस गिरता है तो बाहर के इन्वेस्टर्स से इनको ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे। वहीं दूसरा, कंपनी ने 26% ग्लोबल बैंक से लोन लिया है, लेकिन ग्लोबल बैंक जो कि अदानी ग्रुप पे पहले ट्रस्ट करते थे, वो इन कंट्रोवर्सीज के बाद अदानी को फंड करने में थोड़ा सोचेंगे। और अदानी का तीसरा फंडिंग सोर्स है इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आने वाले समय में अदानी ग्रुप इंडियन बैंक से ज्यादा फंडिंग लेंगे। फिलहाल में पिक्चर इतना ब्लरी नहीं है, क्योंकि अभी अदानी ग्रुप के पास एक बड़ा कैश रिजर्व है, जो कि करीब 59,791 करोड़ का है। ये अमाउंट अगले 30 महीने तक अदानी ग्रुप को इजीली सस्टेन कर सकता है, लेकिन कंपनी के ऊपर 2.41 लाख करोड़ का अभी कर्ज भी है। और अदानी ग्रुप के फाइनेंशियल टर्मोइल का शुरुआत होता है जिस दिन ये सारी कंट्रोवर्सी सामने आई।
जैसे ही यूएस की कोर्ट से एलिगेशन की रिपोर्ट्स बाहर आई, अदानी के शेयर्स में तेजी से गिरावट देखी गई। अदानी ग्रीन के अगर हम शेयर्स देखें तो पिछले एक महीने में उसमें 44% तक आपको गिरावट देखने को मिलेगी, जिससे इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस डेफिनेटली कम हुआ होगा। इसके साथ ही इनकी सबसे फ्लैगशिप कंपनी अदानी एंटरप्राइजेस को भी अगर हम पिछले एक महीने देखें तो उसमें 22.5% की गिरावट आई है। ये अदानी की सबसे इंपॉर्टेंट कंपनी है जिसके दम पे उन्होंने इतना सारा कारोबार खड़ा किया है। और आप देखेंगे तो पिछले 2 साल के अंदर अदानी ग्रुप के ऊपर कई सारे एलिगेशंस आए हैं, जिसमें उनके ऊपर हमेशा गिरावट और कई बार ऊपर चढ़ाव देखने को मिलता है। ये किसी ग्लोबल कंपनी के लिए अच्छा नहीं है, उनके रेपुटेशन के लिए नहीं अच्छा है। स्टॉक मार्केट का क्रैश का असर सीधा गौतम अदानी की पर्सनल इमेज पे भी लगा और एक ही दिन में इनकी नेट वर्थ 1.02 लाख करोड़ से कम हो गई और फोर्ब्स की बिलियनियर लिस्ट में ये 3 पायदान नीचे खिसक गए। अब अदानी ग्रुप एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, इस वजह से इसका इम्पैक्ट भी ग्लोबल पड़ना था और जहां जहां अदानी ग्रुप है वो उन सब जगह पड़ना था। तो केन्या के गवर्नमेंट ने जैसे ही ये न्यूज सुना, उन्होंने अदानी ग्रुप के साथ जो 21,422 करोड़ की डील की थी वो कैंसिल कर दिया। एक्चुअली अदानी ग्रुप एक पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट बना रहा था केन्या में, जिसका पर्पस था कि वहां पे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना। इसके साथ ही अदानी ग्रुप केन्या के नैरोबी में भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का एक्सपेंशन का काम कर रहा था, जो कि करीब 15,000 करोड़ से ज्यादा बड़ा प्रोजेक्ट था। इन दोनों डील्स को केन्या की गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दिया है, क्योंकि अदानी ग्रुप जिस एलिगेशन में फंसा है उससे केन्या गवर्नमेंट की भी रेपुटेशन जा सकती है उनके लोगों के बीच में, जिस वजह से वहां की कंट्री ने एग्जैक्टली ये कैंसिल कर दिया। यही इंपैक्ट हम बांग्लादेश के साथ भी देखते हैं, क्योंकि साल 2016 में हसीना गवर्नमेंट के साथ 1600 मेगावाट का एक पावर थर्मल प्लांट लगाया गया था, जिसमें बांग्लादेश को बिजली सप्लाई की जाती थी। और इस इशू आने के बाद बांग्लादेश इस पूरे 2016 से अभी तक की जांच करने जा रहा है, क्योंकि ग्लोबल कंपनी है तो इम्पैक्ट भी ग्लोबल पड़ेगा। अब इस FCPA कानून के तहत गौतम अदानी के ऊपर एक ट्रायल केस चलेगा, जिसमें उन्हें खुद को बचाने के सबूत देने होंगे। वहीं दूसरी तरफ गौतम अदानी के सामने अभी भी एक बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आपने देखा होगा जैसे ही अमेरिका का इलेक्शन खत्म हुआ, गौतम अदानी ने ट्रंप को एक बड़ा मैसेज दिया था उनकी जीत पे। ये ऐसे ही नहीं था, क्योंकि गौतम अदानी के लिए सबसे बड़े जो सेवियर हैं वो डोनाल्ड ट्रंप ही हैं। एक्चुअली डोनाल्ड ट्रंप इस FCPA कानून के पूरी तरह खिलाफ हैं। ट्रंप का मानना है FCPA के तहत सारा नुकसान अमेरिकी कंपनियों का होता है, इस वजह से अमेरिकी कंपनियां लॉन्ग टर्म में ग्रो नहीं कर पाती हैं। 2017 में व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में ट्रंप एक मीटिंग ले रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं FCPA को पूरी तरह खत्म करने में आपका सहयोग चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप उस कानून को हटा दें। लेकिन ट्रंप 2019 में चुनाव हार गए और वो FCPA को हटा नहीं पाए। और डोनाल्ड ट्रंप और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रिश्ता काफी ज्यादा गर्मजोशी से भरा है और आने वाले टाइम में दोनों देशों के बीच में एक अच्छा बिजनेस होने वाला है। और गौतम अदानी की ग्रोथ का मतलब है इंडिया की ग्रोथ आज के समय में, और ऐसा रिलेशन डोनाल्ड ट्रंप कभी भी खत्म नहीं करना चाहेंगे इंडिया के साथ। लेकिन ट्रंप इस पूरे मुद्दे को खत्म नहीं करा सकते हैं। जैसे कि इंडिया में सुप्रीम कोर्ट है, उसके आगे इंडियन गवर्नमेंट नहीं बोल सकती है। इसी तरीके के अमेरिकन कोर्ट्स के आगे वहां की गवर्नमेंट उतना नहीं बोल सकती है। लेकिन फिर भी जिस तरीके से इंडिया में ED, CBI ये सब कुछ इंडियन गवर्नमेंट के अंडर आती है, उसी तरीके में अमेरिका में भी FBI और बाकी जितनी इन्वेस्टिंग एजेंसीज हैं वो सब ट्रंप गवर्नमेंट के अंदर ही आएंगी। तो सरकार के द्वारा इस पूरे प्रोसेस को डिले कराया जा सकता है, और अगर FCPA कानून हटा दिया गया तब जाके ये कानूनी मामला थोड़ा सा ठंडा पड़ सकता है। लेकिन FCPA कानून 1977 में US की कांग्रेस ने जारी किया था, तो अब अगर ट्रंप को ये हटाना है तो उन्हें वहां की कांग्रेस का समर्थन लेना पड़ेगा, क्योंकि 2005 में इस एक्ट में और संशोधन करके इसे और सख्ती से अमेरिका में लागू किया गया था। और अगर ट्रंप कानून बदलने में पूरी तरह कामयाब रहते हैं तो यहाँ पे गौतम अदानी की मुश्किलें खत्म हो सकती हैं। लास्ट में मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस कंपनी का अगर हम फाइनेंसिंग सोर्स देखें और आने वाले रिपेमेंट्स देखें तो आने वाले 10 सालों में अदानी ग्रुप को कई सारे अपने लोन के रिपेमेंट्स करने हैं, जो कि बड़े अमाउंट्स हैं। और फ्यूचर ही ये बताएगा कि आने वाला समय गौतम अदानी और उनके ग्रुप के लिए कैसा होने वाला है। दोस्तों, आप भी कमेंट ऑप्शन में लिख के अपना ओपिनियन बताइएगा, और आप क्या सोचते हैं इस इशू पे ये भी आप लिख के जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में फिर से।